अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। इससे पहले हम ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अब हमें ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत क्यों पेश आई। इससे पहले हम सिग्नल को भेजने के लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद हमने रेडियो वेव का इस्तेमाल किया। तो जब हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते थे तो इस सूरत में क्या होता था, कॉपर वायर की सूरत में जब लेंथ बढ़ती थी तो हमारा सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब होता था, यानी लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती थी। इसी तरह से जब हम ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस की बात कर रहे थे तो उसमें स्पेस के अंदर भी टॉल बिल्डिंग्स आती हैं या और बहुत सी चीजें जो होती हैं फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते थे, जिस वजह से हमारे सिग्नल को आगे जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था। तो अब इसी ट्रांसमिशन के लिए हमने विजिबल लाइट जो होती है उसका इस्तेमाल करना है। अब विजिबल लाइट जो होती है इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो रेडियो वेव जो होती है उससे कहीं ज्यादा होती है, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है ये हम आपको बता देते हैं। एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यानी जब विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एनर्जी भी ज्यादा रखती है। तो इसलिए हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं और विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा होगी और हमारा सिग्नल ज्यादा पावरफुल रहेगा और हम ज्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वजह है जिस वजह से हम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर करने वाले हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है? ऑप्टिकल फाइबर जो है ये बेसिकली जो ग्लास एक फाइबर बंडल ग्लास का होता है और ये इसकी मोटाई जो होती है वो हमारे हेयर की मोटाई के बराबर होती है, यानी एक नीडल जो होती है उसका जो सुराख होता है उसके ऊपर उसमें से पास आउट हो सकती है, यानी इतनी सी इसकी मोटाई होती है। अब हम डिटेल में जरा इसको देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या है, फिर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को डिस्कस करते हैं, देन इसका मैकेनिज्म जो है वो बयान करेंगे और फिर हम इसका एडवांटेजेस जो है उनको बताएंगे और उसके बाद वीडियो के लास्ट पे हम मल्टी मोड केबल और यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है? एन ऑप्टिकल फाइबर विद अ कोटिंग ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ थिन स्ट्रैंड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास दैट अब्सॉर्ब वेरी लिटिल लाइट। एक ऑप्टिकल फाइबर जो ग्लास है जिसके ऊपर कोटिंग ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोटिंग होती है। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू होता है c/v। तो n इज इक्वल टू c/v क्या हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह है कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हुए कितनी स्लो डाउन हो जाती है, ये सिंपल सा इसका मीनिंग है। n इज इक्वल टू c/v का मतलब यह है कि n इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है यानी खला के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ लाइट जो किसी मीडियम के अंदर है इसके दरमियान जो रेशियो होती है इसको हम कहते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो अब ऑप्टिकल फाइबर जो है कोटिंग ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इस पे कोटिंग होती है और थिन स्ट्रैंड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास होता है कि आला मियार का ग्लास जो होता है उस पे ये कंसिस्ट होता है और ये बहुत थोड़ी लाइट जो है वो जज़ब करती है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? एन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज अ बंडल ऑफ ग्लास फाइबर विद थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर, यानी बंडल ऑफ ग्लास पे ये कंसिस्ट करता है और इसकी मोटाई जो है वो ह्यूमन हेयर यानी इंसानी बाल जितनी है, ह्यूमन हेयर इंसानी बाल जितनी है। अब इसमें तरीकाकार क्या होता है? तो इसके लिए हम सबसे पहले
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को आपको समझाते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देन हम इस ऑप्टिकल फाइबर की जो हमने एक फिगर बनाई हुई है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा जरा कि यहां हमारे पास एक ग्लास स्लैब का हम इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है एक ग्लास स्लैब। अब इधर हमने कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, यानी हमने लेजर रखी हुई है। अब लेजर से लाइट निकलती है, निकलने के बाद वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसी तरह से एक और लाइट निकलती है और वो भी क्या हो जाती है, वो भी रिफ्रैक्ट हो जाती है इसी लेजर से। क्योंकि हमने और लाइट निकलने का मतलब यह है कि हमने लेजर का एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाना शुरू किया, तो जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ना शुरू हो गया। एक रे और यहां से निकली, वो इस मीडियम के ही पैरेलल होगी। एक 4 रे जो यहां से निकली वो इसी मीडियम के अंदर वापस लौट आई। यानी अगर आप देखें कि पहली 3 रे के अंदर, इस 1 के अंदर, 2 के अंदर और 3rd के अंदर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ जो है वो स्लाइडली चेंज कर लेती है, यानी थोड़ा पाथ उसका चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। अगर आप इस 4 वाली रे को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रे मीडियम से स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम के अंदर वापस लौट के आई है। इसकी रीजन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अब देखें, अगर इन तमाम रेज पे हम नॉर्मल ड्रा कर लें, इस पे भी नॉर्मल ड्रा कर लें, इस पे भी, तो यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल यहां पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट whose corresponding refracted angle is equal to 90 degree is called critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसका रिफ्रैक्टेड एंगल कॉरस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनता है, उसको हम बोलते हैं कि ये टोटल जो क्रिटिकल एंगल है, सॉरी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाता है तो रे उसी मीडियम के अंदर वापस लौट आती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस। और यहां 4th रे में हमने आपको यही बताया था कि यहां पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। यहां पे रिफ्लेक्शन, और यहां पे क्या हो रही थी, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रही थी। याद रखिएगा कि यहां पे हमारे पास क्या हुई है, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है। 1st, 2nd, 3rd डे में रिफ्रैक्शन, जबकि 4th रे में रिफ्लेक्शन हुई है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाएगा। अब ग्लास का क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 42 डिग्री होता है, और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमारे पास 45 डिग्री बन रहा है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, उससे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा बढ़ जाएगा, तो रे मीडियम से बाहर जाने की बजाय उसी मीडियम के अंदर वापस लौट आती है। हमारे पास यहां पे एक मीडियम ग्लास है और दूसरा मीडियम एयर है, यानी बाहर एयर है और ये हमारा क्या है जी, ग्लास है। अब ग्लास डेंसर मीडियम है और एयर क्या हमारे पास है, एयर हमारे पास रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हुए रे क्या होती है, रे नॉर्मल से अवे जाती है। अब देखिएगा जरा, अब सपोज करें ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और यहां पे ये लेजर रखी हुई मैंने। अब मैं इसका एंगल चेंज करके आपको बताता हूं कि लेजर लाइट है, यहां पे एंगल इसका चेंज करने लग गया मैं। एक टाइम ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब इसमें से जो रे निकली वो इस मीडियम के पैरेलल होगी, तो तब जो इसका एंगल बना था वो 90 डिग्री बना था। इंसिडेंट एंगल जिसका कॉरस्पॉन्ड एंगल 90 डिग्री बना था, रे इस मीडियम के पैरेलल होगी। उसके बाद मैंने इस लाइट को और थोड़ा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। यानी ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है उससे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ गया, यानी वो 45 डिग्री हो गया। तो रे मीडियम से बाहर जाने की बजाय उसी मीडियम के अंदर वापस लौट आई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही कुछ हमारा इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर होने वाला है। तो अब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल पे आते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है इज अ बंडल ऑफ ग्लास फाइबर विद थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन एयर, यानी
इंसानी बाल के जितनी इसकी मोटाई होती है। और यहाँ पे इसकी पार्टीशन जरा देख लें कि किस तरह से होता है। इसमें जो इसके पार्ट्स हैं, मेन पार्ट एक तो कोर होता है और दूसरा इसका पार्ट जो है वो क्लैडिंग है, और एक पार्ट इसका और होता है जिसको बफरिंग कहते हैं। यानी एक कोर है, यानी आप समझ लिए जस्ट लाइक जैसे मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है तो ये कोर है, इसके ऊपर हम क्लैडिंग रखेंगे, और ये ऊपर जो इसकी इंसुलेशन डैमेज से बचने के लिए या इसमें ह्यूमिडिटी जो होती है, नमी वगैरह से बचने के लिए इसके ऊपर बफरिंग की जाती है। तो बहरहाल उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, आप मेन इसके पार्ट याद रखिएगा कि इसमें एक कोर होती है, क्लैडिंग होती है। कोर क्या है? कोर जो होता है वो इनर पार्ट होता है इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में, इनर पार्ट जो है कोर है, और जो इसका ऊपर वाला दूसरा पार्ट इसका, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। यानी आप क्या रख सकते हैं कि इनर पार्ट है, ये इसका आउटर पार्ट है। अब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट रखा जाता है। कोर जो होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो n = 1.5 होता है, जबकि क्लैडिंग जो होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? n = c/v। मैंने आपको बोला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ रहा है 1.5, जिसको लिखा है आमतौर पे 1.53 भी लिख सकते हैं, और इसको 1.38 जो है वो भी लिखा होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि n = 1। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1 है, जबकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है। इसका मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 हमारे पास रखने का मकसद ये है, ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। इसको रखने का मकसद ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो और रे मीडियम के अंदर टोटली रिफ्लेक्ट होकर मीडियम के अंदर आगे आगे ट्रैवल करके जाए। अब इसमें देखिएगा कि हमने लाइट को कैसे इंटर करना है वो भी मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो सारा इसका मैकेनिज्म है उसको हम अब देखते हैं। इफ द मैकेनिज्म में चलते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद क्लैडिंग इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, सम ऑफ द लाइट विल एस्केप द फाइबर ऑप्टिक्स एंड इज लॉस। और ये क्या हो जाती है? जाया हो जाती है। किस तरह से होती है जरा देखिएगा। यहां से हम क्या करते हैं? इसमें लाइट इंटर करते हैं, जस्ट लाइक जैसे इस फिगर के अंदर हम दिखा रहे हैं इनकमिंग रे, यानी यहां से लाइट इंटर की। अब ये लाइट जब इंटर होती है तो इसके साथ टकराती है, और टकराने के बाद फिर टकराती है, फिर इस तरह से आगे आगे आउटकमिंग रे है ये बाहर जाएगी इस तरह से। बहरहाल हम वापस आते हैं इसी फिगर पे। यहां से जब लाइट हम इंटर करते हैं तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, और रे क्या होती है? बार बार इससे टकराती है और आगे आगे मूव करके जाती है। जिस तरह से मैंने यहां पे आपको बताया था कि पहली रे क्या हुई? पहली रे जो है वो इसमें हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर उसके बाद एक रे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये मीडियम के पैरेलल हो गई है, और यहाँ पे इसके साथ नॉर्मल है, यानी इसका एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है यहाँ पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो क्रिटिकल एंगल जो कि ग्लास का 42 डिग्री होता है उससे बढ़ जाता है, जिस वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। और इस तरह से रे आगे आगे लॉन्ग एक्सिस ये हमने रखा हुआ यहाँ पे, तो इसकी जानब क्या मूव करते हुए जा रही है, और इस तरह से हम दूर दराज इलाकों तक सिग्नल जो है वो भेज सकते हैं। तो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर का ही ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, और इसके थ्रू ही हम इतना फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना अदरवाइज आपने पहले देखा होगा कि 2G नेटवर्क हमारे पास होता था तो घंटों जो उसमें ब्राउजिंग होते लग जाती थी, आप कोई चीज सर्च करते थे तो काफी टाइम लग जाता था, डाउनलोडिंग में टाइम लगता था। लेकिन अब की बार अब देखो इंटरनेट बड़ा तेज चल रहा है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ऑप्टिकल फाइबर ही है। अब इसके पॉइंट्स हमने मैकेनिज्म के कुछ बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये हम आपको बताते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद क्लैडिंग इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, सम ऑफ द लाइट विल एस्केप द फाइबर ऑप्टिक्स एंड इज लॉस्ट। नंबर 2 पॉइंट है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल कितने हैं? 42 डिग्री होता है। तो अगर एंगल इस 42 डिग्री से बढ़ जाता है तो रे क्या होती है? उसी मीडियम के अंदर वापस लौट आती है, और इसी प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। द टोटली रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट हिट्स द इनर वॉल अगेन एंड सो ऑन। और इस तरह से ये आगे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, फिर इसकी वॉल के साथ टकराती है, और इस तरह से सो ऑन आगे चलती जाएगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द लाइट रीचेज एट द एंड, यहां तक कि लाइट जिस जगह तक हमने सिग्नल को भेजना है, हमने सिग्नल पहुंचाना है, वहां तक पहुंच ना जाए। ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है, और इस तरह से मतलब
ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ राब्ता करवा सकते हैं, या आप कह लो कि टेलीफोन लाइंस जो होती हैं उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस में सेलफोन की वीडियो जो कि पार्ट 2 था, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से बेस स्टेशन से मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होते हैं और मोबाइल स्विचिंग सेंटर से फिर अगले बेस स्टेशन तक किस तरह से हम उसको ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हुए अपने सिग्नल जो है उसके स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए हम उसको लेके जाते हैं। तो ये सारा ऑप्टिकल फाइबर का ही कमाल था और ये हम आज आपको बता भी रहे हैं। अब इसके देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं, इसके हमें फायदे क्या नजर आते हैं। इट कैन बी यूज फॉर सेंडिंग वेरी हाई डाटा रेट्स, और लॉन्ग डिस्टेंस तक हम डाटा जो है उसको भेज सकते हैं। अगर हम केबल का इस्तेमाल करते थे, सिंपल हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते थे, तो उस सूरत में लेंथ वायर की बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ती थी। लेकिन यहां पे हमारे पास जो हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लार्जर होने की वजह से एनर्जी ज्यादा इसके पास होती है, तो जिस वजह से ज्यादा डाटा जो है उसको लेके सेफ यानी कि रखेगी डाटा को, डाटा हमारा ज़ाया नहीं होने देगी और दूर तक पहुंच जाएगी। व्हेन इलेक्ट्रिक सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू वायर द सिग्नल लॉस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डाटा रेट, दिस डिक्रीजेस द रेंज ऑफ सिग्नल। अब क्या था कि अगर हम कॉपर वायर के थ्रू सिग्नल को भेजते थे तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता था, उस सूरत में हमारा सिग्नल कमजोर पड़ जाता था जब हमने लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाना होता था। तो क्योंकि डाटा रेट जब हमारे पास इंक्रीज करता था तो सिग्नल क्या होता था, सिग्नल का लॉस होता था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ये काम नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर में जो है एनर्जी जो है वो क्योंकि ज्यादा होती है, बिकॉज विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये तो हमने यहां पे आपको सिंगल मोड केबल जो है उसको दिखा रहे हैं। अब मल्टी मोड केबल भी होती है। मल्टी मोड केबल क्या होती है, उसकी एक तो विड्थ जो होती है वो इस केबल से क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी उसमें हम ज्यादा यानी रेज जो है वो इंटर कर सकते हैं। लेकिन वो शॉर्ट रेंजेस के लिए इसका इस्तेमाल होता है और उसकी जो मोटाई होती है वो 10 टाइम ग्रेटर होती है सिंगल मोड केबल से। अगर सिंगल मोड केबल जो है उसका डायमीटर जो है 5 माइक्रोमीटर है, तो जो हमारे पास मल्टी मोड है इसका 50 माइक्रोमीटर जो है वो डायमीटर होता है, यानी 10 टाइम ये ग्रेटर होती है। ये चीज हमने यहां पर बताई है कि मल्टी मोड केबल्स, each optical fiber in a multi-mode cable is 10 times bigger than fiber optics used in a single mode cable। अब हम इसके यूजेस पे आते हैं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। मल्टी मोड केबल्स कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओनली ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आपने जो नेटवर्किंग की हुई आपने डाटा को भेजना है तो शॉर्ट रेंजेस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। एंड आर यूज टू लिंक कंप्यूटर नेटवर्क टुगेदर, यानी कंप्यूटर्स का आपस में लिंक करवा देते हैं। तो ये मतलब मल्टी मोड केबल का इस्तेमाल होता है। हम आमतौर पर जो है वो सिंगल मोड केबल जो है इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि मल्टी मोड जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमने आज जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर आपको बताया और ऑप्टिकल फाइबर क्या है और इसका मैकेनिज्म सारा हमने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछें। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि इससे पहले जो हमने वीडियोस की हैं ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस पार्ट 1 और पार्ट 2, उन वीडियोस को लास्ट में देखिएगा। और उससे पहले हमने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वीडियो भी की हुई है और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स की वीडियो भी की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोस का लिंक दूंगा, आप उन वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, हम वायर और रेडियो वेव जो है उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।